हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम पेज नंबर 28 देखने जा रहे हैं गोविंद पारिक सर की बुक का। और स्टार्ट हम करेंगे धातु और उनकी उपधातु और मल के बारे में। ठीक है, यहाँ ये जो टेबल इस बुक के अंदर दे रखी है वो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और आचार्य शारंगधर की है। ठीक है, क्वेश्चन इस टेबल के अंदर से बहुत सारे निकल के आते हैं, आपको बस यहाँ अच्छे से ध्यान देना है और ये टेबल को अच्छे से समझना है। स्टार्ट करते हैं। हम पहले उपधातु देखेंगे, उसके बाद हम मल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली धातु है रस धातु। रस धातु का उपधातु अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक क्या है? स्तन्य और आर्तव। क्या है? स्तन्य और आर्तव। रक्त धातु की उपधातु क्या कही आचार्य चरक ने? कंडरा और शिरा। कंडरा और शिरा कही है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, आचार्य चरक ने रस की उपधातु स्तन्य और आर्तव कही है, रक्त की उपधातु कंडरा और शिरा कही है। जबकि आचार्य शारंगधर ने रस की उपधातु तो स्तन्य बोल दिया, लेकिन रक्त की उपधातु को माना है रज। रक्त की उपधातु रज किसने मानी है? आचार्य शारंगधर ने। ठीक है, जबकि स्तन्य और आर्तव दोनों को रस की उपधातु माना है किसने? आचार्य चरक ने। कहाँ पर आता है इसका रेफरेंस? ये आता है चरक चिकित्सा 15 के अंदर, जो गृहिणी वाला अध्याय है उसके अंदर आता है ना। फिर उसके बाद आता है मास धातु। मास धातु की उपधातु क्या कही है? वसा और षट्त्वचा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, और केवल वसा बोला है आचार्य शारंगधर ने। ठीक है, मेद की उपधातु स्नायु अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, लेकिन मेद की उपधातु स्वेद, ये किसके अकॉर्डिंग है? आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अब अस्थि की कोई उपधातु नहीं मानी आचार्य चरक ने, मज्जा की कोई उपधातु नहीं मानी आचार्य चरक ने, और शुक्र की भी कोई उपधातु नहीं मानी, लेकिन आचार्य शारंगधर ने मानी है। ठीक है ना। अस्थि की उपधातु क्या मानी? दांत। मज्जा की उपधातु क्या मानी? केश। और शुक्र की उपधातु क्या मानी? ओज। ठीक है, अस्थि, दांत, मज्जा, केश, शुक्र, ओज। अब आपके माइंड में ये डाउट भी आएगा, है ना, कि अस्थि और केश का तो हम कोरिलेशन पढ़ते आए हैं, है ना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट कैसे दे दिया? बस यही इसी वजह से यहाँ से क्वेश्चन उठ के आता है। ठीक है ना। तो आचार्य शारंगधर ने अस्थि की उपधातु दांत कही है, मज्जा की उपधातु केश कही है, और शुक्र की उपधातु क्या कही है? ओज। तो हमने उपधातु में क्या क्या चीज डिफरेंट पढ़ी? एक तो पढ़ा रज किसकी उपधातु है? रक्त की अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर। ठीक है, अस्थि की उपधातु चरक ने नहीं मानी, शारंगधर ने मानी है दांत। मज्जा की उपधातु चरक ने नहीं मानी, शारंगधर ने मानी है केश। शुक्र की उपधातु चरक ने नहीं मानी और शारंगधर ने माना है ओज। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने क्या पढ़ी? मेद की उपधातु स्वेद अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर। ठीक है, अब हम मल देखते हैं। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग जो रस का मल है वो क्या है? कफ। रक्त का मल पित्त, सबको याद रहता है, इजी टू लर्न है ना। मांस का मल क्या है? ख आदि मल। ठीक है, मेद का क्या है? स्वेद। अब यहाँ पर ये फिर से एक क्वेश्चन बन गया, है ना। आचार्य शारंगधर ने स्वेद को मेद की उपधातु बोला है, जबकि आचार्य चरक ने स्वेद को मेद का मल कहा है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन शुरू होता है, यहीं पर कंफ्यूजन भी शुरू होती है। फिर आचार्य चरक ने अस्थि का मल केश और लोम, यहां से फिर एक क्वेश्चन आ गया। केश और लोम मल माने हैं आचार्य चरक ने, जबकि केश उपधातु बोला है मज्जा का अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर। ठीक है, फिर है मज्जा का मल अक्षिविड, यानी कि आंख का मैल और त्वचा का मैल। शुक्र का कोई मल नहीं माना आचार्य चरक ने। अब हम शारंगधर का देखते हैं, है ना। रस का मल इन्होंने क्या कहा? जीवा, नेत्र, कपोला नाम जल, रस का मल है। रंजक पित्त, रक्त का मल कहा है। आचार्य चरक ने केवल पित्त कहा था, लेकिन आचार्य शारंगधर ने रंजक पित्त कहा है। कान का मैल मांस का मल है। दंत, कक्षा, मेड्र का मल
ये मेद का मल है अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर। अस्थि का मल नख कहा है शारंगधर ने। मज्जा का मल नेत्र का मल, ये थोड़ा थोड़ा चरक जैसा ही है, आचार्य चरक ने अक्षिविड कहा है, इन्होंने नेत्र का मल कह दिया। अब आचार्य शारंगधर ने शुक्र का मल भी माना है। उन्होंने क्या बोला, वक्र स्निग्धता व युवान पीढ़ी का, ये क्या है, शुक्र का मल है। ठीक है, तो मल के अंदर क्या चीजें अलग पढ़ी हमने, मल के अंदर हमने पढ़ा जो डिफरेंट है हम वो देखेंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा कि केश और लोम अस्थि का मल है, जबकि केश उपधातु है अकॉर्डिंग टू आचार्य शारंगधर मज्जा की। स्वेद आचार्य चरक ने मेद की मल को बोला है, जबकि आचार्य शारंगधर ने स्वेद को मेद की उपधातु कहा है। नेत्र का मल ये तो सेम ही है ना। रंजक पित्त वो रक्त का मल है, केवल पित्त रक्त का मल है अकॉर्डिंग टू चरक। ठीक है, अब आते हैं तीक्ष्ण अग्नि भस्मक रोग, इसमें क्या क्या हितकर है। आचार्य चरक ने नारी शीर को हितकर बताया है और माहिष शीर भी उन्होंने ऐड किया है, माहिष शीर भी उन्होंने ऐड किया है। ठीक है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने माहिष शीर तो बोला ही है तीक्ष्ण अग्नि में या भस्मक रोग में हितकर, उनके साथ साथ माहिष शीर के साथ साथ माहिष दधी भी बोला है उन्होंने ना। ठीक है, एक कोटेशन आती है कि हम ऐसा पढ़ते हैं ना कि अजीर्ण के अंदर मतलब खाना नहीं देना चाहिए, वेट करना चाहिए, लेकिन अगर भस्मक रोगी को अजीर्ण हो जाता है तो हमें उसको खाना देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी अग्नि इतनी तीव्र है, अगर नहीं दोगे तो उसका भस्मक रोग जो है उसी की धातुओं को पचाने लगेगा। ठीक है, कास रोग में आचार्य चरक ने अपान वायु उदान वायु की तरह कार्य करती है ऐसा कहा है, जबकि आचार्य सुश्रुत ने कहा कि प्राण और उदान इन दोनों की विकृति होती है। तो यूपी की विकृति है कास के अंदर अकॉर्डिंग टू सुश्रुत, जबकि आचार्य चरक ने क्या कहा, जो अपान वायु है वो उदान वायु की तरह कार्य करती है। ठीक है, अब हम आते हैं शुद्धि पर। वमन विरेचन की शुद्धि, 3 प्रकार की शुद्धि होती है, जघन्य यानी कि कम वाली शुद्धि, मध्य शुद्धि और प्रवर शुद्धि। जघन्य, मध्यम और प्रवर शुद्धि। अब अगर हम वेग की संख्या देखें तो 4, 6, 8 तो वमन के रहते हैं और 10, 20, 30 विरेचन के हैं। ये हम शायद पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं, है ना। वमन के वेग क्या है, 4, 6, 8 है, जबकि विरेचन के वेग क्या है, 10, 20 और 30 है। ठीक है, अब अमाउंट, कितनी अमाउंट में वमन होता है और कितनी अमाउंट में विरेचन होता है। जो वमन का जितना क्वांटिटी रहेगा उसका डबल विरेचन का रहेगा, ऐसा याद कर लो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। ठीक है ना, तो देखो वमन का अगर आपको याद हो गया 1, 1.5 और 2, 1, 1.5 और 2, तो इसका डबल जो है वो विरेचन है। 1 का डबल क्या है 2, 1.5 का डबल क्या है 3 और 2 का डबल क्या है 4, तो 2, 3, 4 प्रस्थ। ठीक है ना, ये तो इजी है ना। वमन का अगर आपको याद हो जाता है क्वांटिटी 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, उसका डबल विरेचन है 2, 3 और 4 प्रस्थ। वेग हो गए 4, 6, 8, विरेचन के वेग हो गए 10, 20, 30। अब अगर हम अंत की बात करें कि वमन के अंत में क्या निकलता है और विरेचन के अंत में क्या निकलता है, आंतिकी जिसे बोलते हैं, है ना, लक्षण क्या होते हैं, तो वमन के अंत में पित्त निकलता है, तो पित्तांत वमन जो होता है वो श्रेष्ठ है। विरेचन के अंत में कफ निकलता है, तो कफांत विरेचन जो है वो सम्यक विरेचन के लक्षण है। वमन में जब भी हम दोषों का या फिर जो भी आपका एक्सपेल आउट हुआ है, जो भी वमन जितना भी द्रव्य बाहर निकला है, वो जो क्वांटिटी उसको मेजर कब करना है, जब आपकी औषधि निकल जाए उसके बाद जितनी क्वांटिटी में वमन द्रव्य बाहर निकला है, वमन का मटेरियल बाहर निकला है, उसको हम मापते हैं। जबकि विरेचन में क्या होता है, विरेचन के 2-3 वेग आ गए, उसके बाद जितना वेस्ट मटेरियल निकलेगा, विरेचन का निकलेगा ना, उसको फिर हम उसके बाद मापते हैं। ठीक है, तभी जाके ये 3 चीजें निकल के आती हैं, 1, 1.5, 2 प्रस्थ वमन में और 2, 3, 4 प्रस्थ विरेचन में। अब इसके बाद हम आते हैं सुश्रुत के अनुसार क्या है। देखो चरक की 1, 1.5, 2 थी, लेकिन सुश्रुत ने थोड़ा सा अलग बोला है। उन्होंने 1, 2, 4 प्रस्थ बोला है
उन्होंने जघन्य में 1 बोला है और मध्यम वाले में 2 प्रस्थ बोला है और फिर प्रवर वाले में 4 प्रस्थ बोला है। अब देखो, प्रवर शुद्धि के अंदर 1 आढ़क यानी कि 4 प्रस्थ, मध्यम में आधा आढ़क यानी कि 2 प्रस्थ और अवर में 1 प्रस्थ। ठीक है, वही जो मैंने पहले बोला 1, 2 और 4 प्रस्थ होता है ना। इसमें भी यही बोल दिया, 1, 2 और 4 प्रस्थ हो गया। इसमें प्रवर में 3 बार यवागु का सेवन, मध्यम में 2 बार यवागु का सेवन और अवर शुद्धि में 1 बार यवागु का सेवन कराना चाहिए। ठीक है, तो हमने इस पेज के अंदर क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने देखी धातुएं और उनकी उपधातु प्लस में मल अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक और आचार्य शारंगधर के अकॉर्डिंग। जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आप अच्छे से नोट कर लेना, याद कर लेना अच्छे से। फिर हमने तीक्ष्णाग्नि का पढ़ा कि भस्मक रोग है तो चरक ने क्या चीज़ हितकर बताई है और आचार्य सुश्रुत ने क्या बताई है। कास रोग में जो हमारी वायु है, आचार्य चरक ने कौन सी 2 वायु को कारण बताया है और सुश्रुत ने कौन सी 2 वायु की विकृति बोली है। फिर इसके बाद हमने वमन विरेचन की शुद्धि के लक्षण पढ़े। ठीक है ना, वेगों के अनुसार कितना रहता है, जघन मध्य प्रवर 4, 6, 8, 10, 20, 30 और कितनी क्वांटिटी में मात्रा निकलती है, कितनी क्वांटिटी में दोष निकलते हैं। वमन और विरेचन का जघन्य मध्य प्रवर 1, 1.5, 2 और वमन का जस्ट डबल जो है वो विरेचन का हो जाएगा 2, 3 और 4। ठीक है, पित्तांत वमन सम्यक है, कफांत विरेचन सम्यक है और आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अवर मध्यम प्रवर 1, 2 और 4 प्रस्थ हो गया। ठीक है, तो इस पेज को आप अच्छे से लर्न कर लेना और पिछले पेजेस को भी आप रिवाइज कर लो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ठीक है, डेली आपको रिवीजन करनी है, क्वेश्चन पेपर लगाने हैं। इन 80 पेजेस में से बार बार मैं बोलती हूँ कि क्वेश्चन आता ही आता है, तो अच्छे से इन 80 पेजेस को याद कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।